हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। जैसे कि हम पहले फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम प्रकाश का परावर्तन देख चुके हैं। अब चलते हैं फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन। इसको इंग्लिश में लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अपवर्तन के बारे में समझने से पहले एक चीज़ हम समझ लें कि हम पहले से जानते हैं कि प्रकाश की किरणें जो हैं एक माध्यम में सीधी रेखा में चलती हैं। यानी कि अगर एक माध्यम हो, यानी कि एक माध्यम बोले या तो वायु में चले या ग्लास में चले, शीशा में, या कोई और माध्यम ले लें, तो एक माध्यम में हमेशा सीधी रेखा में प्रकाश गमन करती है। तो अपवर्तन में ऐसा क्या होता है कि जो पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो देखते हैं आगे क्या। अपवर्तन का पहले डिफिनीशन देख लेते हैं कि अपवर्तन क्या है, किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, यानी कि माध्यम जो होना चाहिए पारदर्शी होना चाहिए, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी अपने मार्ग से भटक जाती है। जिस मार्ग पे चलना चाहिए था उस मार्ग पे न जाकर के कुछ विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की किरण को अपने मार्ग से विचलित हो जाना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे ये वायु हो गया और दूसरा माध्यम हो गया ये पानी। जब प्रकाश तिरछी आपतित होती है एक पारदर्शी माध्यम से और दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो ये बनने वाला जो रेखा है अभिलंब कहलाता है। तो ये अपने मूल पथ पर ना जा कर के ये इस तरफ डाउनफॉल हो जाती है, यानी कि मुड़ जाती है। जिस पथ पर जाना चाहिए था उस पथ पर न जा कर के अपने मूल मार्ग से भटक जाती है, विचलित हो जाती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये मूल पथ है और ये अपने मार्ग से विचलित हो गई। तो माध्यम कौन कौन सा हो सकता है? तो माध्यम बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे वायु हो सकता है, पानी हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, हीरा हो सकता है। तो अपवर्तन के कारण कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे कि हम दैनिक जीवन में अपने लाइफ में देख पाते हैं कि जब कोई वस्तु, या हम ले लें एग्जाम्पल ग्लास, यानी कि बोले एक सिक्का ले लें, कॉइन, एक सिक्का ले लें, तो जो तली पर पड़ा हुआ जो सिक्का है अगर जल में है, पानी में है, तो ये ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जल में जो सिक्का है इससे जो निकलने वाली प्रकाश है तो ये अलग माध्यम है, और वायु में हम हैं, जो हमारी आँखें हैं, जो हम देखते हैं, तो इससे निकलने वाली जो प्रकाश है ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यानी कि जो मेरा आँख है, तो आँख अगर हम देखें तो ये एक माध्यम है जो हमेशा प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो ये इसका ऐसा प्रतीत होता है कि सिक्का जो है यहाँ ना होकर के यहाँ पर है। यही है प्रकाश का एक एग्जाम्पल, यानी होने वाली जो घटना है। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लें कि द्रव में अंशतः डूबी हुई जो छड़ी होती है या छड़ होती है, ये हल्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है या टेढ़ा दिखता है। कि अगर एक पेंसिल रखें तो पेंसिल थोड़ा सा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। अपवर्तन के कारण ही तारे जो हैं टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वायुमंडल में जो कण हैं
तो जब लाइट आती है तो उस पर जो कण है पड़ने वाली प्रकाश की किरण को विचलित कर देती है, क्योंकि ये वायुमंडल में अलग अलग वायुमंडल परतें होती हैं। तो जब प्रकाश सूर्य से आपतित होता है, जब आता है, तो ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है। यानी कि हर एक परत पर, वायुमंडल की हर एक परत पर अपना अपना घनत्व होता है, वायु की अपना अपना घनत्व होता है, और इस पर जो कण हैं ये प्रकाश को अपने मार्ग से विचलित कर देते हैं। यानी कि घनत्व, कणों का जो घनत्व है अलग अलग वायुमंडल परतों में अलग अलग होता है। इसी कारण ये टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये भी अपवर्तन के कारण होने वाली घटना ही है। अब अपवर्तन का कारण क्या है? तो अपवर्तन का कारण यही है कि प्रकाश की जो चाल है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। यानी कि प्रकाश की जो चाल है अलग अलग माध्यम में, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग होता है। देखते हैं इसका डिफिनीशन कि अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। जैसे हम देखें कि अपवर्तन में प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है और प्रकाश का वेग जो है बदलता है। अपवर्तन के कारण जो है प्रकाश का वेग भी बदलता है एक माध्यम में दूसरे माध्यम में जब प्रकाश प्रवेश करता है, लेकिन इसकी आवृत्ति नहीं बदलती। कहने का मतलब ये है कि इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। वेग बदल जाएगा, जैसे ये तरंग है तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है श्रिंग बोला जाता है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है तरंगदैर्घ्य बोला जाता है, जिसको वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये तरंगदैर्घ्य नहीं बदलता है, प्रकाश का वेग भी बदलता है, जबकि इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। अपवर्तन के समय प्रकाश का जो मार्ग है किस ओर से किस ओर मुड़ता है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है क्लास 10th के एग्ज़ाम में कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम यानी कि विरल माध्यम, अब विरल माध्यम और सघन माध्यम होता क्या है हम आगे चलकर पढ़ेंगे, कि एक माध्यम यानी कि विरल हो, जैसे हमने मान लिया कि ये इसका अपवर्तनांक वायु यानी कि कम होता है, और जैसे हमने एक माध्यम मान लिया कांच। तो दो माध्यम हमने ले लिया, एक को मैंने माना, एक माध्यम, पहला माध्यम जो है वायु और दूसरा माध्यम हमने माना कांच। तो कांच का जो अपवर्तनांक होता है, इसके जो कणों का घनत्व होता है वो ये अधिक होता है, तो ये हो गया माध्यम सघन और ये माध्यम हो गया विरल। तो ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश तिरछी आपतित होती है, तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये लंब है, जिसको अभिलंब के नाम से जानते हैं। तो ये अविलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी कि प्रकाश को जाना चाहिए था एक सीधी रेखा में ऐसे, लेकिन ये अविलंब की ओर मुड़ जाती है। उसी प्रकार अगर देखें कि अगर प्रकाश एक कांच स्लैब से वायु में जाती है, यानी कि सघन माध्यम से
सघन माध्यम से ये वायु में प्रवेश करती है। अगर ये वायु में प्रवेश करती है यानी कि विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में जाती है, तो ये अभिलंब की ओर न मुड़कर, ये अभिलंब की ओर न मुड़कर अभिलंब से दूर भागती है। यानी कि ये एंगल जो है बहुत ही बड़ा हो जाता है और ये एंगल जो है छोटा हो जाता है। इसको बोलते हैं एंगल आर, इसको बोलते हैं एंगल आई। एंगल आई यानी कि इंसिडेंट रे, आने वाली जो आपतित किरण है, तो अपवर्तन के पश्चात तो इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। तो ये एंगल आई और ये एंगल आर, ये एंगल आर हो जाएगा, अपवर्तित किरण है, ये एंगल है आई। तो आपने समझा कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम यानी विरल माध्यम से दूसरे माध्यम यानी कि सघन में जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, जबकि यही किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर भागती है। तो ये हमेशा याद रखिएगा और ध्यान में रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब सघन माध्यम और विरल माध्यम देखते हैं कि क्या है। इसका डिफिनीशन एक बार देख लेते हैं कि वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक, अपवर्तनांक के बारे में भी हम डिस्कस कर देंगे थोड़ा देर में। अपवर्तनांक का मतलब होता है, पहले इसका डिफिनीशन देख लेते हैं कि वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है वह सघन माध्यम होता है। यानी कि इस माध्यम के जो कण हैं अधिक घने होते हैं। विरल माध्यम क्या होता है कि वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक कम होता है वह विरल माध्यम कहलाता है। इस माध्यम के जो कण हैं, कणों का जो घनत्व होता है कम होता है। यानी कि इस माध्यम के कणों का जो घनत्व होता है कम होता है। घनत्व के बारे में अगर हम बोलें कि जैसे ये निर्वात है, तो निर्वात में जो कणों का घनत्व होता है बहुत ही दूर दूर होता है, और सघन माध्यम में होता है कण जो होते हैं एक दूसरे के पास पास होते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो कणों की जो प्रकृति है दूर दूर होना विरल माध्यम कहलाता है, कण जो होंगे जो पास पास होंगे तो वो सघन माध्यम कहलाता है। अपवर्तनांक के बारे में अगर हम देखें एक बार कि अपवर्तनांक क्या होता है, तो ये माध्यमों में प्रकाश बताता है, इसकी तुलना बताता है कि एक माध्यम का दूसरे माध्यम के साथ संबंध बताता है कि एक माध्यम कौन सा विरल है कौन सा सघन है। जैसे हम यहाँ पर ले सकते हैं कि जैसे वायु और कांच, इसका अपवर्तनांक कुछ अलग होता है। वायु का अपवर्तनांक होता है 1.033, पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। तो अगर ये दो माध्यम लेते हैं वायु और पानी, तो ये इसके लिए हो जाएगा विरल और इसके लिए ये हो जाएगा सघन। अगर पानी यहाँ पर वायु और पानी में कंपैरिजन करें तो ये विरल और ये सघन। लेकिन अगर पानी और केरोसिन में बात करें, पानी और केरोसिन दो माध्यम ले लें तो इसके लिए ये हो जाएगा विरल और ये हो जाएगा आपका सघन। लेकिन वही वायु और पानी की बात करें तो ये हो जाएगा विरल और पानी हो जाएगा सघन। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। किसी माध्यम का सघन और विरल होना दो माध्यमों के बीच तुलनात्मक अध्ययन है। यह निर्भर करता है कि कौन सा माध्यम किस माध्यम की अपेक्षा अधिक सघन और विरल है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन का जो नियम है, प्रकाश का अपवर्तन का जो नियम है, तो हेडिंग डालेंगे हम प्रकाश के अपवर्तन का नियम, यानी अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जैसे परावर्तन में हमने पढ़ा था कि
परावर्तन के 2 नियम होते हैं, उसी प्रकार अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। और 2 नियम कौन कौन से हैं आइए हम देख लेते हैं। 2 नियम हैं। पहला है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। जैसे ये हमने परावर्तन में भी पढ़ चुके हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, यहाँ पर है अपवर्तित किरण, लेकिन वहाँ पर था परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर डाले गए लंब तीनों जो होते हैं एक ही तल पर होते हैं। जैसे ये रहा तिरछी आने वाली प्रकाश की किरण, और ये अपवर्तन कोण है तो एंगल आर, ये हो गया एंगल आई। यानी कि अगर बोले कि तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम ये कहता है कि जब प्रकाश की किरण किन्हीं 2 माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की ज्या यानी एंगल आई, आपतन कोण की ज्या, इसको हम साइन आई भी बोलते हैं, आपतन कोण की ज्या, तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर का जो अनुपात होता है स्थिरांक होता है। कहने का मतलब है कि आपतन कोण की ज्या साइन आई और साइन आर, ये जो होते हैं नियतांक या स्थिरांक होते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। आइए देख लेते हैं इसके स्नेल का नियम क्या कहता है। तो स्नेल का नियम इसी को कहते हैं स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम का डिफिनीशन भी यही कहता है, एक बार हम समझ लेते हैं, या आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं कि स्नेल के नियम कि जब प्रकाश की किरणें किन्हीं 2 माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है नियतांक या स्थिरांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। हम एक बार देख लेते हैं कि जो ये हो गया माध्यम कांच यानी कि सघन माध्यम, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लें। ये हो गया सघन माध्यम, ये हो गया वायु यानी विरल माध्यम। तो जब तिरछी प्रकाश की किरणें आती हैं तो ये हो गया अविलंब, ये हो गया अविलंब जिसको n से डिनोट करते हैं। ये है आपतित
आपतित किरण यानी आने वाली किरण यानी एंगल आई, और ये जो किरण है ये सीधी ऐसे सीधी रेखा में चली जाएगी, पास कर जाएगी, और ये अविलंब की ओर झुकेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये अविलंब की ओर झुकती है। और अगर हम यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करें, इसको हम एन डैश के नाम से दे देते हैं, तो इसके लिए ये एंगल आर हो जाएगा, तो इसके लिए ये एंगल आई हो जाएगा। तो ये सीधी ये हो गया इसका सीधी रेखा में जो जाएगी तो ये अविलंब से दूर भागेगी, तो इसको बोलते हैं निर्गत किरण। ये हो जाएगा आपतित किरण का मूल पथ। आपतित किरण का मूल पथ इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। अब पार्श्विक विस्थापन क्या है, तो एक डिफिनीशन हम देख लेते हैं कि पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस होता है पार्श्विक विस्थापन, यानी कि दूसरे माध्यम से निकलने वाली ये एक माध्यम ये, दूसरा माध्यम ये, तो दूसरे माध्यम से निकलने वाली प्रकाश की किरण तथा आपतित किरण का जो मूल पथ कि इसके बीच की दूरी को हम लंबिक दूरी को हम कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। तो आशा करते हैं कितना समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अपवर्तनांक के बारे में जानेंगे।